नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 मार्च सन 2025। अष्टमी तिथि शुक्रवार सुबह 9:19 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बजट सेशन शेड्यूल में बदलाव हुआ। 28 मार्च तक चलेगा अब सेशन। 17 मार्च को सीएम सैनी करेंगे बजट पेश। जिला न्यायालय चरखी दादरी में आई विभिन्न पदों पर भर्ती। 8वीं पास करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। गरीबों को मिलेगा हक। हरियाणा सरकार राशन डिपो में शुरू करने जा रही है नई व्यवस्था। मोबाइल पर आएगा मैसेज, जानिए पूरी अपडेट। सोनीपत में अवैध कब्जाधारियों की बड़ी मुश्किलें। 36 गांव में गरजेगा बुलडोजर। कारोबारियों को बजट से पहले बड़ी राहत। सरकार ने तय की 42 सेवाओं की समय सीमा। खाटू श्याम बाबा के फाल्गुनी लक्खी मेले में उमड़ा भक्तों का हुजूम। देश विदेश से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हरियाणा में आएगी नौकरियों की बहार। मारुति के बाद अब यहां सुजुकी का नया प्लांट होने जा रहा है शुरू। और शिक्षा बोर्ड की सख्ती, नकल की रिपोर्ट मिलते ही रद्द होगा परीक्षा केंद्र। पेपर होने तक ठहरेंगे नोडल अधिकारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में फिर से सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। पहाड़ों से मैदानी इलाकों की तरफ बहकर आ रही ठंडी हवाओं से एक बार फिर से लोगों को ठंड का एहसास होना शुरू हो चुका है। सुबह और शाम जबरदस्त सर्दी महसूस हो रही है, जिस कारण प्रदेश का अधिकतम तापमान गिरकर 60 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं रात का तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री पर पहुंच चुका है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 2 दिनों के दौरान राज्य में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। सिरसा का रात का तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अनुमान है कि यह और ज्यादा कम हो सकता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि 9 मार्च तक प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील लेकिन खुश्क बना रहेगा। 9 और 12 मार्च को एक के बाद एक 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे कि राज्य के मौसम में थोड़ा बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मार्च के दूसरे सप्ताह से ठंड अपना असर दिखाना कम कर देगी और होली के बाद गर्मी का एहसास होने लगेगा। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक खेतों में सिंचाई न करें, क्योंकि तेज हवाओं से पकी फसलों को नुकसान हो सकता है। यदि आप अपने लिए रोजगार की तलाश में हैं, तो आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दादरी द्वारा चपरासी, स्वीपर व प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। सैलरी 6,900 रुपए से लेकर 53,500 रुपए प्रति माह रहेगी। चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवारों को 8वीं पास होना चाहिए तथा उम्मीदवारों को हिंदी अथवा पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए। प्रोसेस सर्वर की बात करें तो इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा उन्हें हिंदी या पंजाबी का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। स्वीपर के पदों के लिए उम्मीदवारों को हिंदी या पंजाबी में साइन करने की समझ होनी चाहिए तथा कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 मार्च है। हरियाणा के नायब सैनी सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री राजेश नागर ने बुधवार को संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश जारी किए। खाद्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। बैठक के दौरान राशन डिपो को आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में सभी राशन डिपो पर CCTV कैमरे लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। इससे राशन वितरण में गड़बड़ी होने पर अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी, बल्कि लाभार्थियों का भरोसा भी बढ़ेगा। नई पोस्ट मशीनों को स्थापित करने के लिए भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है। मंत्री नागर ने कहा कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा ताकि तकनीकी खामियों को दूर किया जा सके। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड आटे का वितरण फिर से शुरू करने पर भी विचार किया गया। खाद्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि पोटली योजना को फिर से प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस स्कीम के तहत राशन की आवश्यक वस्तुओं जैसे कि चावल, दाल, तेल आदि को एक पोटली में पैक कर लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। इससे वितरण प्रक्रिया आसान और व्यवस्थित होगी। बजट से पहले हरियाणा सरकार ने प्रदेश के उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उद्योग व वाणिज्य विभाग की 42 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 में शामिल किया है। साथ ही इन सेवाओं की समय सीमा तय कर समय पर काम पूरा करने के लिए प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी व द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित कर दिए हैं। इन सेवाओं में उद्योगों के सवालों व शिकायतों का 15 दिनों में निपटारा। इसी अवधि में मौजूदा सोसाइटी का अप्रूवल, 22 दिन में बॉयलर पंजीकरण और 44 दिन के अंदर लार्ज मेगा यूनिट की स्टाम्प ड्यूटी रिफंड करने की सेवा को शामिल किया गया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीरवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि तय समय सीमा में कार्य पूरे नहीं होने पर शिकायत स्वतः अधिकारियों के पास पहुंचने पर सामने वाले पक्ष का पक्ष सुनने के बाद जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। बॉयलर के पंजीकरण के लिए 22 दिन, नवीनीकरण के लिए 15 दिन और परिवर्तन के लिए 10 दिन की समय सीमा तय की गई है। हरियाणा की भाजपा सरकार राशन डिपो में नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। नई व्यवस्था शुरू होने से गरीब परिवारों के लोगों को उनका पूरा हक मिलेगा। राशन डिपो पर मिलने वाला सस्ता राशन गरीबों को ही मिलेगा, कोई दूसरा उनके राशन को हड़प नहीं पाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा, राशन देने के लिए ओटीपी की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। बहुत जल्द ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। इस योजना के तहत ओटीपी भेजने की व्यवस्था की जा रही है। जब भी कोई व्यक्ति राशन लेने जाएगा तो उसके पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी बताने पर ही पात्र को राशन मिलेगा। इस व्यवस्था से कोई भी किसी का राशन नहीं हड़प पाएगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए पूरे प्रदेश में नई मशीनें लगाई जा रही हैं। मंत्री नागर ने कहा कि इस योजना को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हर डिपो के बाहर राशन देने के समय भी अंकित किया जाएगा ताकि लोगों को पता चलता रहे कि उन्हें कब राशन मिलेगा। हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा सीएम नायब सिंह सैनी से आगामी बजट में एनसीआर में डिज्नीलैंड को जगह देने पर विचार करने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे, साथ ही राज्य को नई पहचान भी मिलेगी। पर्यटन मंत्री ने पूर्व बजट परामर्श बैठक में मुख्यमंत्री सैनी के समक्ष आधा दर्जन विषयों पर अपने सुझाव रखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी राज्य में बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में डिज्नीलैंड को भी उपयुक्त जगह उपलब्ध करवाई जाए ताकि राज्य को पर्यटन के लिहाज से नई पहचान मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कों के निर्माण के लिए भी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अत्याधुनिक सामग्री को निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि 15 सालों तक सड़कों की हालत खराब न हो सके। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गोहाना को जिला बनाए जाने की भी मांग रखी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम शहर में ड्रोन के जरिए डोर टू डोर डिलीवरी और लॉजिस्टिक की शुरुआत हो गई है। खास बात यह है कि इसकी कमान महिलाओं के हाथों में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्काई एयर मोबिलिटी से जुड़ी 10 महिलाओं ने भारत देश की पहली महिला ड्रोन डिलीवरी टीम की शुरुआत की। मंगलवार को गुरुग्राम शहर के सेक्टर 29 में इन महिला ड्रोन पायलटों द्वारा डिलीवरी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दवाइयों और किराना सामान से लेकर आईफोन तक की जरूरी चीजों की बिना किसी रुकावट एंड टू एंड डिलीवरी सुनिश्चित की गई है। खास बात यह है कि ड्रोन संचालन से लेकर आवश्यक सामग्री को उसके गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को केवल महिलाओं द्वारा ही संचालित किया गया है। यह पूरी तरह से महिला नेतृत्व वाले ड्रोन लॉजिस्टिक में दुनिया की पहली उपलब्धि है। महिलाओं का इस फील्ड में आना भी एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि डोर टू डोर डिलीवरी का काम ज्यादातर पुरुषों का ही माना जाता है। स्काई एयर मोबिलिटी के संस्थापक अंकित कुमार ने बताया कि ड्रोन लॉजिस्टिक में महिलाओं को रोजगार देने के लिए आने वाले 2 सालों में 500 महिला पायलटों को और स्काई वॉकर्स को ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई है। इससे महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हरियाणा के लिए एक और गौरवमयी खबर सामने आई है। सोनीपत स्थित खरखोदा आईएमटी में ऑटोमोबाइल उद्योग रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मारुति कंपनी के बाद अब सुजुकी ने भी अपना यहां पर नया प्लांट लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है। जापान के प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी ने आईएमटी खरखोदा में 100 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिस पर अब निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। यह प्लांट 2 व्हीलर वाहनों के निर्माण पर केंद्रित होगा और इसके लिए भूमि पूजन की तैयारियां तेज हो गई है। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 100 एकड़ भूमि पर सफाई अभियान चलाया गया है। झाड़ियों व अन्य बाधाओं को दूर किया जा रहा है ताकि बिना किसी रुकावट के निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। सूत्रों के अनुसार जल्दी भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित होगा, हालांकि अभी इसकी डेट फाइनल नहीं हुई है। बता दें कि खरखोदा आईएमटी में मारुति के बाद सुजुकी का दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निवेश होगा। मारुति सुजुकी का यहाँ पर 800 एकड़ में प्लांट बनने जा रहा है। वहीं सुजुकी का 100 एकड़ जमीन पर 2 व्हीलर वाहन निर्माण प्लांट बनेगा। 95 एकड़ जमीन पर यूनो मिंडा कंपनी का प्लांट निर्माणाधीन है। अब खरखोदा आईएमटी भी ऑटोमोबाइल केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यह मारुति और सुजुकी के नए प्लांट स्थापित होने पर हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे प्रदेश का औद्योगिक विकास तेज रफ्तार पकड़ेगा। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना उपमंडल में 30 से अधिक गांवों के लोगों की टेंशन बढ़ गई है। इन गांवों में अवैध कब्जों पर एसडीएम ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए 3 दिन के भीतर बुलडोजर से कार्रवाई करने का बड़ा फैसला लिया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने 36 गाँवों से अवैध कब्जे हटाने की तैयारियां शुरू कर दी है। गोहाना एसडीएम की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। प्रशासन द्वारा प्रभावी ढंग से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 5 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए
दिए हैं कि 8 मार्च तक सभी अवैध कब्जे हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों से भी आग्रह किया है कि वे अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया में सहयोग करें। प्रशासन के इस आदेश से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। कई गाँव में अवैध जमीन पर रिहायशी मकान बनाए गए हैं। ऐसे में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच टकराव होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने भी पूरी फोर्स के साथ अवैध कब्जे हटाने की तैयारियां की हुई है। प्रशासन का कहना है कि इस प्रक्रिया में रुकावट खड़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है। कोसली कस्बे से अब खाटू श्याम जी के लिए फिर से सीधी बस सेवा को शुरू कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सेवा की शुरुआत से श्याम जी के भक्तों को काफी ज्यादा फायदा होगा। बता दें कि पिछले एक पखवाड़े से भी ज्यादा समय से इसे बंद कर दिया गया था। फाल्गुन महोत्सव में खाटू श्याम जी जाने वाले इस क्षेत्र के श्रद्धालुओं में इसे लेकर काफी निराशा थी। रोडवेज विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि कोसली बस स्टैंड से यह बस सुबह 6:40 पर चलेगी और फ्लाईओवर के नीचे नाहर रोड से 7:20 पर खाटू श्याम जी के लिए रवाना होगी। रास्ते में यह बस कनीना, महेंद्रगढ़, नारनौल, नीम का थाना, फलसाना होते हुए लगभग 12 बजे खाटू श्याम जी पहुंच जाएगी। बात करें वापसी के समय की तो यह बस खाटू श्याम जी से दोपहर 2 बजे चलेगी और इसी रूट से होते हुए कोसली पहुंच जाएगी। हिंदू धर्म में होली का पावन पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें कि इस साल होलिका दहन पर भद्रा का साय रहेगा। ऐसे में सही समय पर होलिका दहन करना भी काफी अहम हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अब की बार होलिका का पावन पर्व 13 मार्च को है। वहीं रंगों वाली होली यानी धुलंडी 14 तारीख को मनाई जाएगी। होली से कुछ दिन पहले ही होला अष्टक शुरू हो जाते हैं। आज से होला अष्टक की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस समय किए गए कार्यों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में बातचीत की जाए तो वह 1 घंटा 4 मिनट का है। जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस साल 13 मार्च को शाम भद्रा की छाया पृथ्वी पर होने के कारण होलिका दहन के शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना होगा। इस वजह से विवाह और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। 13 मार्च सुबह 10:02 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 11:11 पर हो रहा है। ऐसे में 13 तारीख को होलिका दहन करना सही रहेगा। अगले दिन यानी 14 मार्च को रंगों वाली होली यानी धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम जी के फाल्गुनी लक्की मेले के 5वें दिन भक्तों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हरियाणा, यूपी, बिहार सहित देश विदेश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु बाबा का दीदार करने पहुंच रहे हैं। श्री श्याम जी का श्रृंगार बहुत मनमोहक नजर आया। अभी तक की बात करें तो बाबा श्याम के दरबार में भक्तों की भीड़ बहुत अधिक नहीं है, जिससे कि श्रद्धालु आसानी से श्री श्याम जी के दर्शन कर पा रहे हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा भक्तों के स्वागत की भी विशेष तैयारियां की गई है। मंदिर परिसर में गुलाब जल और सुगंधित जल का छिड़काव किया गया है। बाबा श्याम जी का अत्यंत मनमोहक श्रृंगार किया गया है, जिसमें उन्हें विदेशों से लाए गए विभिन्न रंगों के सुगंधित फूलों से सजाया गया है। श्री श्याम जी को रत्न जड़ित सोने के मुकुट से सुसज्जित किया गया है, जिसके बीच में मोरपंख डिजाइन का हीरा लगा हुआ है। खाटू श्याम जी को नीलम जड़ित सोने का हार पहनाया गया है और गर्भगृह को गुलाबी थीम पर तैयार किया गया है। श्याम जी के फाल्गुनी लक्की मेले का मुख्य आयोजक एकादशी के दिन होगा, जब श्री श्याम जी को नगर भ्रमण करवाया जाता है। ऐसा अनुमान है कि 8 मार्च यानी कल से श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। लगातार 11 मार्च तक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बनी रहेगी। यदि भक्तों की संख्या अत्यधिक बढ़ती है तो चाण मैदान और लखदातार ग्राउंड के रास्ते श्रद्धालु मंदिर पहुंच पाएंगे, जिसके लिए उन्हें करीब 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। होली पर्व पर हरियाणा व राजस्थान से पूर्वांचल जाने वाले लोगों को भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने इन लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संचालित करने का फैसला लिया है। होली पर्व पर अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा बीकानेर बांद्रा टर्मिनस, बीकानेर और जोधपुर गोरखपुर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ट्रेन नंबर 04829 जोधपुर गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 6 से 27 मार्च तक चलेगी। यह ट्रेन जोधपुर से प्रत्येक वीरवार को शाम 4:15 बजे रवाना होकर शुक्रवार को रात 8:50 पर गोरखपुर पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 04830 गोरखपुर जोधपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 7 मार्च से लेकर 28 मार्च तक चलेगी। यह ट्रेन गोरखपुर से प्रत्येक शुक्रवार को रात 11:25 पर रवाना होकर रविवार सुबह 3 बजे जोधपुर पहुंच जाएगी। ट्रेन जोधपुर से रवाना होकर मेड़ता रोड, डेगाना, छोटी खाटू, डीडवाना, लाडनू, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, सादलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली कैंट, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम, मनकापुर जंक्शन, बस्ती व खलीलाबाद स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस बिना विधायक दल के नेता की उतरेगी। इसकी वजह ये है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है। न ही कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अभी ऐसे कोई संकेत दिए हैं जिनसे विधायकों को यह भरोसा हो सके कि विधायक दल के नेता का चयन बजट सेशन से पहले या फिर उसके दौरान हो जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र से पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों की बैठक बिना विधायक दल के नेता की हुई है। विधायक नहीं होने के बाद भी पार्टी अध्यक्ष उदय भान ने यह बैठक ली। विपक्ष के पूर्व नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में विधायक होने के नाते शामिल हुए। इस बैठक से पहले उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस नेतृत्व विधायक दल के नेता का नाम घोषित कर देगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया। आज यानी 7 मार्च से हरियाणा सरकार बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बतौर वित्त मंत्री यह पहला बजट सेशन होगा। वहीं कांग्रेस इस बजट सेशन में सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेरना चाहती है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स 609 अंक चढ़कर 74,340 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 207 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 22,544 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल, फार्मा और ऑयल एंड गैस के शेयर सबसे अधिक चढ़े हैं। निफ्टी मेटल और ऑयल एंड गैस इंडेक्स करीब 2.5% चढ़ा। फार्मा और एफएमसीजी इंडेक्स तकरीबन 1.5% ऊपर रहा। ऑटो और मीडिया इंडेक्स तकरीबन 1% ऊपर चढ़कर बंद हुआ। एशियन पेंट, रिलायंस और एनटीपीसी सेंसेक्स के टॉप गेनर्स रहे। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 424 रुपए गिरकर 85,876 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 467 रुपए चढ़कर 96,460 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,350 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 87,640 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।